जीएस फॉरएवर 2.0 में आपका स्वागत है। घटना चक्र श्रृंखला के अंतर्गत आज भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। 5 नंबर टॉपिक पे आते हैं, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में किसका उपयोग करके किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षारीयता क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? ऑप्शन से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात होगा। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए टॉपिक नंबर 6 शुरू करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा का अपरदन की समस्या गंभीर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। यह जो है हिमालय की सबसे बाहरी वाले भाग है, शिवालिक इसके पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात चंबल घाटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरैना। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवनालिका। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आसफाल अपरदन, उसके बाद परत अपरदन, उसके बाद रील अपरदन, उसके बाद अवनालिका अपरदन। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधर्म। विश्व वन्य जीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सुधर्म अर्थात ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज संशोधन। जबकि उर्वरता प्राप्त करने का मुख्य तरीका फसल चक्र मिश्रित खेती और बहुफसली कृषि है, जबकि बीज संशोधन नहीं है, इसलिए 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपको 8 पे आते हैं, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिट्टी की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, अर्थात सस्यवर्धन अर्थात फसलों के हेर फेर, उसके बाद
वेदिका निर्माण अर्थात टेरेसिंग। और 4 वायु रोध भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त विविध पद्धतियाँ हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात वन उन्मूलन। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन रोपण के द्वारा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भोजपत्र वृक्ष मिलता है? तो भोजपत्र वृक्ष जो है यह जो है हिमालय प्रदेश में मिलता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 2, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खैर का। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवदार। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका आंसर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा, इसलिए 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फर्न, इसमें जो है फूल नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए, इसलिए इसका आंसर 11 का ए होगा। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। वृक्ष दिया हुआ है तो यह किस क्षेत्र में जो है इनका उत्पादन होता है, इसको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए सागौन, इसका उत्पादन मध्य भारत में होता है, इसलिए ए का 2 होगा। बी नंबर देवदार, इसका उत्पादन हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में होता है, इसलिए बी का 4 होगा। सुंदरी नामक वृक्ष सी, इसका उत्पादन आपको सुंदरबन में होता है, इसलिए सी का 3 होगा। डी सिनकोना, इसका उत्पादन हिमालय की तराई क्षेत्रों में होता है, इसलिए डी का ए होगा, इसलिए 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुंदरी, यह पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाई जाने वाली वृक्ष है, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वन का प्रकार है और यह किस प्रदेश में पाया जाता है, इसको मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यह हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए का 4 होगा। बी नंबर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसका आंसर बी का 3 होगा अर्थात गंगा मध्य गंगा मैदान, बी का आंसर 3 होगा। अल्पाइन सी
यह किस क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन के प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सी का ऑप्शन सी का 1 नंबर होगा। डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह सह्याद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए डी का 2 होगा। इसलिए 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्षेत्र और पहचाना है। यह जो है आपको वन के प्रकार जो है यह किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन ए, यह जो है साइलेंट वैली में पाया जाता है, इसलिए ए का 4 होगा। शंकु वृक्ष वन, ये जो है हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए बी का 2 होगा। कक्ष वनस्पति, जो कि कक्ष वनस्पति यह सुंदर वन में पाया जाता है, इसलिए सी का 1 नंबर होगा। पतझड़ वन, यह जो है राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए डी का 3 होगा। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। आपको लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का 4 नंबर ऑप्शन, अर्थात पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदार। यह पश्चिमी हिमालय में 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों को 1, 2, 3, 4 के रूप में अंकित किया गया है, जिसमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ था। वह क्षेत्र कौन सा है, इसे पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब सी, अर्थात 3 के साखू वन क्षेत्र को यह डिनोट करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। 1997 में मध्य प्रदेश के साखू के वन कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कुतरने लगे। परिणाम स्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा महोगनी। यह मूलतः उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का वृक्ष है। महोगनी, यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खेजरी। यह जो है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लीसा प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीड़ के वृक्ष से। लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। कक्ष वनस्पति है और राज्य यह किस क्षेत्रों में पाया जाता है, इसको पहचानना है। ए नंबर में है अचरा रत्नागिरी। यह जो है आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसलिए ए का 4 हो जाएगा। बी कुड्डापुर, इसका हो जाएगा आपको कर्नाटक। कुड्डापुर कर्नाटक में पाए जाने वाली कक्ष वनस्पति है, इसलिए बी का ए होगा। और उसके बाद सी पिचवरम, यह जो है आपको तमिलनाडु में पाई जाने वाली आपको कक्ष वनस्पति है, इसलिए सी का 5 हो जाएगा। बेमनाड, डी, जो आपको कक्ष वनस्पति केरल में पाई जाती है, इसलिए 4 का 2 होगा।
इसलिए 23 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं किया गया है? तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड, जो कि केरल का है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक दिया हुआ इसलिए गलत है। जबकि सही है सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल का है, भितरकनिका उड़ीसा का है, पिचवरम तमिलनाडु का कक्ष वनस्पति है। जबकि वेम्बनाड जो है केरल का होगा, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक दिया हुआ है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है सिंचाई एवं नहरें। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कथन और कारण है। कथन नंबर 1, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कारण है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। यह गलत है, सही नहीं है। सही क्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है, अर्थात देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सी, कछारी मृदा देश में उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। डी, पर्वतीय क्षेत्र में पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, इसलिए ए, सी और डी सही है तथा बी गलत है। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 के अनुसार का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात हरियाणा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 1 और 3 होगा, अर्थात मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है तथा 3, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, इसलिए 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीडब्ल्यूपी सिंचाई। पीडब्ल्यूपी सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। अगले परमानेंट विल्टिंग प्लांट जमीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करता है जिसे पौधे अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में वे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू पार मैदान में। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानचित्र दिए गए हैं तथा इसमें 1, 2, 3, 4 अंकों को दिखाए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4, 4, 3, 2, 1। यह जो क्षेत्र दिए गए हैं इसमें 4 नंबर में उत्तर प्रदेश है, 3 में महाराष्ट्र, अर्थात उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में भूतल जल संसाधनों का राज्यवार विवरण जो है आपको उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम का स्थान आता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनसा जे दस्तूर ने। यह जो है किसके द्वारा आपको प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनसा जे दस्तूर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन को। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु परियोजनाओं से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, फड़क्का की नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40,000 क्यूसेक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। केरल के पलक्कड़ जिले में भरतपुझा नदी एवं इसके सहायक नदियों पर कुल 10 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। इन्हीं परियोजनाओं में से मंगलम सिंचाई परियोजना एक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सारण सिंचाई नहर कहाँ से किस नदी से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गंडक से। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरिके बैराज। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का 4, ब्यास एवं सतलज नदियों के संगम पर हरिके बैराज स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान अर्थात राजस्थान में स्थित इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, सतलज एवं ब्यास के संगम से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ, वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सतलज नदी के हरिके बांध से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, इंदिरा गांधी नहर जल किससे प्राप्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 1, 3 और 4 अर्थात ब्यास और उसके बाद रावी तथा सतलज से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पुंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो 1927 में यह विकसित की गई थी। इसका नाम है गंग नहर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर परियोजनाओं में से एक है गंग नहर। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। यह सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंग सिंह द्वारा कब करवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों को नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी सही है। अर्थात 1 नंबर कृषि उत्पादन बढ़ाना तथा बहुफसली खेती के द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना तथा सी भू प्रबंधन का सुधार करना, ये तीनों सही है। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अर्थात घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर द्वारा उपयोग किया जाता है, यह गलत है। जबकि सही है बी, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। जबकि सी, निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। जबकि डी, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। यह तीनों सही है जबकि ये गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो यह जो है आपको ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। इसका निर्माण कार्य 1878 ईस्वी में पूरा किया गया था। जबकि मुख्य नहर की लंबाई 100 किलोमीटर है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित नहर पर प्रणालियों में से किस में बिहार के क्षेत्र में सिंचित होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी नहर। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाली एक परियोजना है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। अर्थात हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाली योजना संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल प्रबंधन से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
प्रश्न संख्या 31, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 अर्थात मृदा के बह जाने की रोकथाम तथा वर्षा जल ग्रहण संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण तथा डी प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कार्यक्रम तथा परियोजना है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आपको आता है यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें से कोई जो है सही सुमेलित नहीं है। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग से लाभ है इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 अर्थात खरपतवार में कमी तथा 3 मृदा अपरदन में कमी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी के साथ यह श्रृंखला समाप्त हो रही है। यह प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर यह प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।